दोस्तों नमस्कार। हम आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर आप यह स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो यह काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। प्रश्न है आपके सामने, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। ए पर है बुद्धि लब्धि, बी है कौशल उपलब्धि, सी है डिसिबल अंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, डिसिबल अंक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। ए है शैक्षिक उपलब्धि और बी है बुद्धि लब्धि और सी ऑप्शन में ऊपर के दोनों ऑप्शन को सही बतला रहा है। शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धि लब्धि दोनों को डी बतला रहा है कि कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बुद्धि लब्धि। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। मानसिक मंदिता का परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी, उसको आपको पहचान करनी है। ए पर है गिलफोर्ड ने, बी पर है स्पीयरमैन ने, सी पर है डूल ने, डी पर है पोलक ने। तो मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम डूल ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। मानसिक मंदिता का कारण क्या है, मुख्य कारण, प्रमुख कारण? ए है वातावरण, बी है वंशानुक्रम, सी में दे रहा है ए और बी दोनों सही हैं, डी में दे रहा है कोई नहीं। तो आपको पहचान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट आंसर है। इसमें दोनों होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है। ए पर है समन्वित शिक्षा, बी पर है मुख्य धारा की शिक्षा, सी पर है विशिष्ट शिक्षा, डी पर है ये सभी। तो इसमें आप चयन करें कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी करेक्ट है, यानी ये सभी होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है। ए है शारीरिक रूप से बाधित, बी है मानसिक रूप से बाधित और सी है अधिगम असमर्थी, डी है ए सभी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चयन करना है। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी कौन सी होती है, तो आपका करेक्ट आंसर बी है, मानसिक रूप से बाधित हो जाएगा। और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर अब चलते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कौन सा बालक कहा जाता है, उसको आपको पहचान करनी है।
यह हमें उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी होगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सामान्य बच्चे, अपवादी बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप करेक्ट आंसर चयन कीजिए। बी है, अपवादी बच्चों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। कैसे हम करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान? बुद्धि परीक्षण के द्वारा, बी है विस्तृत शब्द ज्ञान के द्वारा, सी है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, डी है ये सभी। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चयन करना है कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी ऑप्शन ऊपर के सही हैं। तीनों ए, बी और सी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पिछड़ा बच्चा वह है जो अपनी आय स्तर की कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। अर्थात मान लीजिए कि कोई बच्चा 7 साल का है, उसे कक्षा 2 में होना चाहिए, लेकिन वह कक्षा 1 में भी कार्य को नहीं कर पाता है। तो यह कथन किसका है? निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। यह कथन है पिछड़ा बालक के लिए लिख रहा है। वाकर ने कहा था, क्रिक ने कहा था, वर्ट ने कहा था, मेमन ने कहा था कि पिछड़ा बच्चा उसे कहते हैं। अब करेक्ट आंसर पर हम चलते हैं। यह सी है। यह सी ऑप्शन वर्ट ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, कह रहा है शारीरिक, बी है मानसिक, सी है वातावरण, डी है ये सभी। तो सभी कारण हो सकते हैं पिछड़ेपन का। अगर आपका सामाजिक वातावरण या रहन सहन के में भिन्नता पाई जाती है तो मानसिक स्थिति भी सही नहीं हो सकती है। तो पिछड़ने का यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो इसलिए ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मंद बुद्धि बच्चा यह होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 200 से कम होती है। अब इसमें आपको पहचान करना है। 200 से कम होती है। फिर लिख रहा है बी 0 होती है, डी 70 से कम होती है, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको पहचान करनी है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समस्यात्मक अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समस्यात्मक बच्चों के गुण तथा लक्षण हैं। जो समस्या पैदा करने वाले बच्चे जो समाज के अंदर होते हैं। ए है चोरी, बी है शारीरिक विकार, सी है कार्य न करना, डी है ये सभी। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पहचान करनी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी प्रकार की परेशानी जो होती है, चोरी करना, शारीरिक विकार, कार्य न करना, तो ये तीनों ही लक्षण समस्या पैदा करते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
ई अधिगम का उपयोग किया जाता है ऑनलाइन शिक्षा के लिए। बी है दूरदर्शी शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के लिए। सी है दूरवर्ती अधिगम व शिक्षण के लिए। और डी है ये सभी। तो आप करेक्ट आंसर का चयन करें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ई अधिगम का साधन है नेटवर्क। बी है इंटरनेट प्रणाली व मोबाइल। सी है संचार माध्यम। डी है ये सभी। आपको चारों ऑप्शन में से चयन करना है कौन करेक्ट आंसर है। तो सभी करेक्ट आंसर है। नेटवर्किंग, इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल संचार माध्यम सभी ई से संबंधित होते हैं। ई का मतलब होता है इंटरनेट से। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। ए है शिक्षा तकनीकी। बी है शिक्षण शास्त्र। और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी, यानी ऊपर के दोनों ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। सी हो जाएगा कि शिक्षा तकनीकी और शिक्षण शास्त्र दोनों होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। ए है अध्ययन कौशल को। बी है लिखने के कौशल को। सी है बोलने के कौशल को। और डी है ये सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट ढूंढना है। तो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सभी। आपके ऊपर के तीनों सही हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ई अधिगम की विशेषता है। ई अधिगम की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। ए लचीलापन। बी मितव्ययी। सी मुक्त परिस्थितिकी। डी ए सभी। करेक्ट आंसर आपको चुनना है चारों में से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि ऊपर के तीनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट उल्टा भी छपा हुआ है। ए बी डी सी कर दिया है, जबकि ए बी सी डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ई अधिगम के माध्यम है। ए टंकन माध्यम। तो टंकन माध्यम आपको टाइपिंग से, टाइप मशीन जो पहले होती थी अब भी होती है, लेकिन उसका उपयोग कम किया जाता है, तहसीलों वगैरह पर होता है। संचार माध्यम आपका हो सकता है, ये सभी लिख रहा है। दृश्य श्रव्य माध्यम तीसरे नंबर पर दृश्य श्रव्य माध्यम है, फिर कह रहा है ये सभी। तो चारों में से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ई अधिगम के माध्यम है, तो डी हो जाएगा टंकन माध्यम से। ई अधिगम के माध्यम में करेक्ट आंसर आपके तीनों ऊपर के सही हैं, ए और बी और सी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं पाठ्य पुस्तक के स्वरूप के रूप में। बी है पाठ्य वस्तु की गहनता के रूप में। सी है शिक्षण आयाम के रूप में। डी दिया है ये सभी। तो आपको पहचान करने हैं चारों पॉइंटों में से कौन सही है। तो आपका ये सही वाला पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
ई अधिगम का उपयोग किया जाता है स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा। सी है जीवन पर्यंत अधिगम में। डी है ये सभी। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। हाईलाइट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ई अधिगम में सीमा होती है। ई अधिगम में कौन सी सीमा होती है? समयबद्ध कार्यक्रम की, बी स्थानबद्ध कार्यक्रम की, और सी होती है पाठ्य पुस्तक की गहनता की, और डी होती है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर का चयन करना है हमें। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ये अधिगम की सीमा होती है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ई अधिगम का उपयोग किया जाता है ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, और डी दे रहा है ये सभी। करेक्ट आंसर का आपको चयन करना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सी है सामाजिक सामंजस्य, डी है ये सभी। करेक्ट आंसर का चयन करिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ये सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है। ए है परामर्शदाता, बी है परामर्श प्रार्थी, सी है उद्देश्य समस्या, डी है ये सभी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम है। नंबर 1 है निर्देशात्मक, बी है अनिर्देशात्मक, सी है ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, डी है एक कोई नहीं सही है। तो करेक्ट आंसर का आपका चयन करना है। करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। इस प्रकार से जो हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो इसमें एक समाप्त हुए आपके, और आगे भी आपके प्रतिदिन मैं कोशिश करता हूँ प्रश्न आते रहेंगे। तो आप मेरे साथ हो लीजिए और कुछ तैयारी करिए। अगर ये स्टेट की परीक्षा 2025 की देनी है तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो और जो वीडियो पड़े हैं, पहले भी वीडियो कुछ डाली गई हैं, उसे आप रिवीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और का भला हो। जय हिंद, जय भारत।